हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और मैं पर डे इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और अराउंड 1 वीक में मैं आप लोग को 200 क्वेश्चंस सारे डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीमा इंग्लैंड द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, सिर्फ यहाँ पे बस कॉस्ट तक का ही बात हो रहा है कि कॉस्ट को असर्टेन करना, पता करने के मेथड टेक्निक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, कॉस्टिंग। अब आप लोग में से बहुत से बच्चे इसको इस बात का कन्फ्यूजन होगा, सर कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कॉस्टिंग होता है कि पहला स्टेप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेस का, जिसमें हम बस प्राइमरी कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, जो उसका डिटेल प्रोसेस है, एनालाइजिंग हो गया, समराइजिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, वही कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सा कॉस्ट है जिसका उपयोग मैनेजर डिसीजन मेकिंग में नहीं होता है। तो आंसर होगा संक। संक मतलब होता है जो कॉस्ट डूब चुका हुआ है, जिसके रिकवरी होने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे मान के चलो आप एक मूवी देखने के लिए टिकट कटवाए, ठीक है, आपके 200 रुपये लगे उसमें। जिस दिन मूवी का देखने जा रहे थे उस दिन आपके ऑफिस से कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया जिस वजह से आप मूवी नहीं देख पाए, ठीक है, और वो मूवी क्या होगा, टिकट क्या, वो जो पैसा आपने लगाया था वो क्या हो जाएगा, संक कॉस्ट कहलाएगा। चलिए अब है तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंटरनल रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल बैंक। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम डेटा मैनेजमेंट लेता है ताकि उसे कॉस्ट से हो रही सारी जानकारी कॉस्ट असर्टेनमेंट में, कॉस्ट रिडक्शन में, कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प मिल सके। तो आंसर होगा थर्ड का ए, इंटरनल रिपोर्टिंग। इसका है आपका द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा नेचर में होता है। तो करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर नहीं पता आप लोग को, ये अकाउंट्स में पढ़ना था। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहता है कि जो भी खर्चे जिस कॉस्ट पे, जिस कीमत पे हुए हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे एसेट्स के वैल्यूएशन से रिलेटेड बात होता है, उनको उसके हमेशा ओरिजिनल कीमत पे परचेज किया जाएगा। उसको आज के डेट से अगर मान के चलो मैंने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा आज से 4 साल पहले 10,000 का, तो उसके ऊपर जो वैल्यूएशन होगा या मैं जो भी डिप्रिसिएशन कोई भी चीज़ है उसके बेसिस पे करूँगा, तो किस प्राइस के ऊपर में किया जाएगा, 10,000 के ऊपर में, ना कि आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। पांचवा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रेवेन्यू। तो इसका आंसर होगा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या करता है, जो भी खर्चे हुए हैं और उस खर्चे को करने से जो, जैसे अगर आप बोलो कि मैंने कोई इनकम जनरेट किया, तो उस इनकम को जनरेट करने में जो उससे जुड़े खर्चे हैं, मैचिंग कंसेप्ट दोनों को मैच करता है कि करेस्पॉन्डिंग खर्चे से आपने क्या इनकम जनरेट किया या वाइस वर्सा। इसका आपका 6 क्वेश्चन, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यू एड। देखो स्टॉक की जब भी वैल्यूएशन होती है वो हमेशा किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, मार्केट का कोई कंसेप्ट नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट का मतलब ये हो गया लागत की जो चीज़ हमको इनकर करना पड़ा प्रोडक्शन में। 7, द इंस्टॉलेशन ऑफ ब्लैंक सिस्टम विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ पब्लिक अबाउट द फेयरनेस ऑफ द प्राइस चार्ज। तो इसमें कि कॉस्टिंग सिस्टम, जब आप कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब आप ये बताते हैं कि हर एक सिंगल स्टेप पे हमें क्या कॉस्ट इनकर हुए, मैं कितना कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ, मेरे क्या खर्चे हैं, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। एक उदाहरण के तौर पे जब आप लोग कॉस्ट शीट बनाते हो तो आप लोग कॉस्ट के एक एक आइटम्स को शो करते हो, आपने कितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया, तो इससे एक्चुअली हमें जानकारी मिलती है प्रोडक्ट के बारे में। चलिए 8वां क्वेश्चन है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि आपका प्रॉफिट और लॉस किस वजह से बेटा उसके घटने बढ़ने के रीजन क्या थे, ये किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। कई लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम आपको एग्जैक्ट कॉज नहीं बताता है, वो बस आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता के छोड़ देता है। यह बताना आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का काम है कि कहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, कहाँ पे आपने कुछ नुकसान कर दिया। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड ही होता है कि कंपनी को जब आप कॉस्ट कितने खर्चे एक्सपेंसेस डिटरमाइन करना, उसको कंट्रोल करना, उसको सारे रीजंस पता होते हैं क्यों हुआ था, क्या रीज़न हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। 9वां क्वेश्चन है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। डेटा रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रोवाइडेड बाई। जैसे आप लोगों ने कॉस्ट शीट अगर बनाया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड काफ़ी सारे ऐड करते हैं और लास्ट में हम अपना जो प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको ऐड करते हैं, तब आपका क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो
तो ऑब्वियस बात है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हमें कॉस्ट शीट पढ़ना होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमको हेल्प करता है चीज़ों के प्राइस को फिक्स करने में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ डेवलप्ड ड्यू टू ब्लैंक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली क्यों हुआ? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ दिक्कतें थी, कमियां थी कि आपको एग्जैक्ट कॉजेज पता नहीं चल रहे थे, एग्जैक्ट रीजंस पता नहीं चल रहे थे, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करें, सब चीज़ें आपको नहीं पता चलती थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट लाया गया। 11 क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, कॉस्ट कंट्रोल। देखो दो चीज़ होते हैं, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कॉस्ट कंट्रोल होता है कि आपके जो भी खर्चे हैं वो आप एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो और कोशिश करते हो कि इस लक्ष्मण रेखा के हम बाहर नहीं जाए, आप उसको कंट्रोल करते हो कि जो आपने एक्सपेक्टेड जो पैरामीटर सेट कर दिए हुए उसके बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है जो अननेसेसरी के खर्चे हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको रिमूव करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दोनों पर्पस होता है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। ऑप्शन में कॉस्ट कंट्रोल दिया हुआ है, इसलिए इसी को हम लोग सही मानेंगे। 12वां क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड। तो अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का। कॉस्ट अकाउंटेंसी अपने आप में पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हम सारे कुछ इंप्लीमेंट करना सीखते हैं, ठीक है, एसरटेन करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक टेक्निक है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? एक पूरा डिसिप्लिन है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट का असर्टेनमेंट भी करते हैं, ठीक है, कॉस्ट का कंट्रोल करते हैं, मेथड, टेक्निक, साइंस, सारी कुछ चीज़ें जो कंप्लीट पैकेज है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट। आर्ट किसको कहते हैं? ये बिजनेस स्टडीज में भी बहुत बच्चों ने पढ़ा है कि मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। तो मैनेजमेंट इज साइंस एंड क्यों है? बिकॉज आर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरा, ये तो लेकिन साइंस में भी होता है, आर्ट एंड साइंस में तो दोनों सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन आर्ट में जो सबसे मेन पॉइंट है, आर्ट कला किसको कहते हैं? कि जो आदमी अपने खुद के स्किल, टैलेंट, क्रिएटिविटी से इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, तो उसी को हम बेसिकली आर्ट कहते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में हम बात कर रहे हैं साइंस का, लेकिन यहाँ पे आर्ट का हो रहा है, तो सही आंसर होगा बी, नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल्स, ठीक है। जैसे एक सिंगर बनना है तो आपके पास कुछ स्किल्स, क्वालिटी होने चाहिए, सरगम सुरों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नॉलेज होने से आपके अंदर कोई कला आ जाएगी, जरूर ये नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। एक पेंटर होता है, वो अपने पास उसके रिक्वायर्ड स्किल, टैलेंट होते हैं जिसकी मदद से वो पेंटिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नेसेसरी एबिलिटी एंड स्किल। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इज यूज बाय मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग, नहीं, ये भी सही है। स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ये भी सही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्स और एस्टिमेट्स दोनों आते हैं, ये भी सही है। हम लोग कई बार मेमोरेंडम भी बनाते हैं, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो उसमें एस्टिमेट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड डेटा भी होता है, उस बजट के बेसिस भी होता है। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स आते हैं, एस्टिमेट्स आते हैं, ये भी है। तो चौथा ऑप्शन जो बच रहा है कि ये मैंडेटरी है, IT एक्ट और कंपनी एक्ट, ये गलत है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूएबल टू ए गिवन थिंग, ठीक है। जब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूएबल टू ए गिवन थिंग, जब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कॉस्ट का बात किया जा रहा है। कॉस्ट मतलब होता है लागत, खर्चा, जो हम किसी चीज़ को बनाने या करने में जो हमको इनकर हो रहा है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस दोनों दो डिफरेंट चीज़ होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज ए साइंस बिकॉज, और सीधे सीधा आंसर हो जाएगा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। 17 नंबर पर आते हैं, ब्लैंक इज ए मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड फॉर सम पर्पस। तो ब्लैंक इज मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज फॉर सम पर्पस। तो इसका भी आंसर होगा कॉस्ट। कॉस्ट मेजरमेंट होता है कि कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब जब आप कहते हैं कि मैं कोई सामान खरीदने गया, मेरा ये खर्चा है, तो आप ये मेजर करते हो कि कितना पैसा मैं जा रहा हूँ किसी चीज़ को बनाने में या करने में, ठीक है। एक्सपेंस क्या हो गया? एक्सपेंस आपका एक तरीके से रेवेन्यू नेचर का होता है, वो कॉस्ट का अलग होता है, ठीक है। कॉस्ट होगा किसी चीज़ को पूरी तरीके से बिल्ड करने में, एक्सपेंस होगा आप वो PL अकाउंट से आप उसको राइट ऑफ करोगे, ठीक है। लेकिन कॉस्ट होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाएगा, और इसका पर्पस होता है कि जितना भी मतलब हमको किसी एक प्रोडक्ट को, टारगेट को अचीव करने के लिए हम जो आइटम्स को इनकर कर रहे हैं, जिससे हमारा कुछ एक एसेट या कुछ चीज़ बिल्ड हो रहा है, वो कॉस्ट कहलाता है।
18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स द मैनेजमेंट इन अर्निंग प्रॉफिट, सही है, ये भी सही है। हेल्प्स इन सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स द मैनेजमेंट। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी हेल्प क्या होता है, इसका सही आंसर है बी। देखो सबसे पहले आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते क्यों, कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एसर्टेन करते हैं, हम कॉस्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई काम करने जाएंगे तो हमको उसमें क्या कॉस्ट आएगा। जैसे अगर आप सोचे हो कि मैं मार्केट का मोबाइल फ़ोन लेने जाऊं तो आप क्या करोगे, पहले देखोगे कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी। अगर आप घर ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अपना खुद का घर बनाऊं, तो सबसे पहले आप प्रॉफिट या पैसे कमाने के बाद में रेंट के बारे में नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे घर अगर बनाने जाऊँगा तो मुझे क्या खर्चा पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन्फॉर्मेशन। हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बाद ही सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली जो हमको हेल्प करता है वो होता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बाकी बातें तो हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी मिलती हैं, ठीक है, लेकिन कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मिल सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक इज द पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोडक्टिव यूज ऑफ एसेट्स। जब भी आप अपने एसेट्स का प्रोडक्टिव यूज करते हो तो उसको इनकर रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्टिव यूज, तो वो होता है एक्सपेंस, खर्चा, ठीक है। जब आप अपने एसेट्स को किसी काम में यूज करने की कोशिश करते हो, लगाते हो, और जो बेसिक जो एक्सपेंसेस जो आते हैं वो एक्सपायर्ड कॉस्ट है। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है जिसका कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, उसका आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, अपने एसेट्स में इंक्लूड करते हो, ठीक है। और एक होता है अनएक्सपायर्ड, ठीक है। एक्सपेंस का बेसिकली डिफिनीशन ही यही होता है कि एक्सपायर्ड कॉस्ट जिसको हम एज ए खर्चे के तौर पे उसको दिखाते हैं, ठीक है। दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड। तो जो एक्सपायर्ड कॉस्ट होते हैं वो एक्सपेंस कहला जाते हैं। जो दूसरा होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, जैसे प्रीपेड रेंट एक्सपेंस है, ये अनएक्सपायर्ड है। ये आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको। एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन, एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम रिकॉर्ड किस में करते हैं, एक्सपायर्ड, ऑब्वियस बात है एक्सपायर्ड कॉस्ट को क्या बोला जाता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को किस में दिखा जाता है, पीएल अकाउंट में, ठीक है। पीएल अकाउंट कहाँ गया, ये रहा, ये 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर पर आओ, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है जब पीएल अकाउंट में एक्सपायर्ड हो रहा तो अनएक्सपायर्ड को किस में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस। मान के चलो मैं किसी कहीं घर रूम रेंट लेकर आता हूँ, मैंने क्या किया, अपने मकान मालिक को साल भर का रेंट एडवांस में दे दिया, ठीक है। 10,000 रुपया मैंने, लेट से मेरा रूम रेंट 1,000 रुपये लगता था, तो 12,000 रुपये मैंने उसे एडवांस दे दिया। 3 महीने बाद मैं पूछूंगा सर कितना मेरा पैसा बकाया है, कितना पैसा एडवांस मैंने एक्स्ट्रा जमा किया है, 9,000। तो ये 9,000 जो है इस अभी ये क्या कहलाएगा मेरे लिए, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। मतलब अभी जो पैसा मैंने इनकर किया उसकी कुछ रेसिडुअल वैल्यू अभी भी बची हुई है, उसको वो वैल्यू पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हुई है, कुछ वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है, जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, लाभ मैं उठाऊंगा, तो वो कहलाता है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। और ये बैलेंस शीट में जाता है, आपको पता होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लैंक इज दैट पोर्शन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिक्लाइन इन द पोटेंशियल ऑफ एन एसेट दैट जनरेटेड नो बेनिफिट। जैसे तुमको कोई बेनिफिट जनरेट नहीं हुआ। देखो जब एक्सपेंस होते हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट जनरेट होता है, लेकिन जब आपका कुछ लॉस हो जाता है तो उससे आपको कोई बेनिफिट जनरेट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा 22 का सी। 23rd नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक इज ए लोकेशन, पर्सन, आइटम, इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। तो इसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। देखिए कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसको जब अलग अलग यूनिट्स में बांट देता हूँ, ठीक है, और उस पर्सन के हर जो स्मॉलर यूनिट्स को मैनेज करता हूँ, ठीक है, तो वो कहलाता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ताकि मैं अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकूँ। जैसे मान के चलो मेरे घर में, मेरा घर है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, किचन की जिम्मेदारी मैंने वो किसी और पर्सन को दे दी। वो पर्सन किचन से रिलेटेड सारी चीज़ों को हैंडल करता है ताकि किचन के खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाए। जैसे अगर ये पूरा एक सिंगल यूनिट रहे और एक पर्सन इसको मैनेज करने वाला होगा तब काफ़ी दिक्कत होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्मॉलर यूनिट्स बना देते हैं, उसी को कॉस्ट सेंटर कहते हैं। और ये जिम्मेदारी रहती है वहाँ के मैनेजर की कि इन सेंटर्स की कॉस्ट को कंट्रोल करके रखा जाए, एक पैरामीटर से बाहर नहीं जाए, तो इसी को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक इज द सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो देखो रेवेन्यू और एक्सपेंस जब हम दोनों की जिम्मेदारी का बात करते हैं
तब यहाँ पे बात होती है प्रॉफिट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर बनाया जाता है कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, और प्रॉफिट सेंटर बनाया जाता है प्रॉफिट को, मतलब मैं अभी वैसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट तो आना चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्लैंक इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो सेम अगेन वही आंसर हो जाएगा, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट एक्यूमुलेट किसके लिए किया जाएगा, हमेशा और हमेशा कॉस्ट सेंटर के लिए। जब भी आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स को जब आप स्मॉलर पार्ट्स में बांट दीजिएगा, और आपका उद्देश्य ऐसा करने के पीछे यही है कि ताकि मेरे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, तो आंसर हमेशा आंख बंद करके किस पे मारना है, कॉस्ट सेंटर पे मारना है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैंक कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप लाइक फॉरमैन। देखो यहाँ पे फॉरमैन का बात हो रहा है, स्टोर कीपर का बात हो रहा है, यहाँ पे पर्सन्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ एन इक्विपमेंट आइटम। ठीक है, देखो यहाँ पे किससे बात किया जा रहा है, इक्विपमेंट आइटम्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इक्विपमेंट आइटम्स हमको कहाँ पे यूज करते हैं, कोई काम करना होगा, कोई प्रोडक्शन करना, कोई ऑपरेशन का काम करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर। तो ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर में क्या होता है कि इसमें हम आइटम इक्विपमेंट्स को रखते हैं, एलोकेट करते हैं। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर क्या होगा कि एक मेरा एक ऑपरेशन का कॉस्ट सेंटर है, जिसके अंदर सही बहुत सारे मशीन्स इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैंडल होंगे। फिर इसके बाद से यहाँ से इक्विपमेंट हम बाकी के जगह में बेचेंगे। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होगा, वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स अनलोड करके प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कराता है आपका, इसका आंसर होगा ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स और मशीन्स कैरिंग और सिंपल ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आंसर आपका सेम वही हो जाएगा। दोनों केस में ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर ही होता है, जहाँ पे पर्सन्स और मशीन्स होते हैं जो सिमिलर तरीके के काम को कर रहे हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ ए प्रोसेस और अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से देखिए। ब्लैंक कंसिस्ट, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोसेस का बात कर रहा है, या कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जहाँ पे ऑपरेशंस चालू हो चुके हैं, काम होना शुरू हो चुका है, प्रोसेस होना चालू हो चुका हुआ है, तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, क्या हो जाएगा, प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अब। विच कॉस्ट सेंटर अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए इससे पहले आपको प्रोडक्शन आपको पहले भी आया हुआ था, प्रोसेस आया था, प्रोडक्शन भी आया था, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देकर सुनना है। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर कब आंसर होगा, जब हम बात करेंगे कोई प्रोसेस चालू हो गया, कोई एक्टिविटी चालू हो चुकी है हमारे यहाँ, तब प्रोसेस का बात किया जाएगा। और जब हम कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन का बात लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब हमारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन चालू हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये किस कॉस्ट सेंटर में चला जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में। जैसे एक बात समझो, प्रोसेस, कोई एक कंपनी, कोई एक मान के चलो कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो उस मोबाइल फ़ोन बनाना क्या एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में काफ़ी सारे अलग अलग स्टेजेस होंगे। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट होगा, वो बना रहा होगा तुम्हारा मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले बना रहा होगा, कोई रैम बना रहा होगा, कोई असेंबल कर रहा होगा। तो देखो प्रोसेस एक है, लेकिन फिर इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बन चुके हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट, जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई गुड्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, आंसर होगा प्रोडक्शन। जब मैं बोलूँगा कोई प्रोसेस के बारे में, तब आंसर होगा प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ठीक है, और जब बात किया जाएगा एक ऑपरेशन से रिलेटेड की अभी कुछ प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मशीन्स आ गए, एसेंशियल एलिमेंट्स जितने चाहिए थे वो सब आ चुके हुए, मैंने रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर के बारे में। ठीक है, आप इस जो ऑपरेशन से कहाँ से जाएगा, ऑपरेशन से जाएगी चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, प्रोसेस में, प्रोसेस से चीज़ें कहाँ जाएंगी, प्रोडक्शन में जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस आप समझ सकते हो, कॉस्ट सेंटर का कंसेप्ट इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग 30 मोर क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से करते करते हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं हम लोग कोशिश करेंगे सबको एग्जाम से पहले कवर अप कर लिया जाए। लॉग के भी वीडियो मैंने बनाए थे, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में रिप्लाई करो, मैं आप लोग की कमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगा। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।